तो देखिए गाइस, ये जो आज आपका सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये है आपके डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। उनका हमने ऑटोमोबाइल जो है था वो स्टार्ट कर दिया था, तो आज प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको ये भी बता दें, जो IMET है उसका भी लेक्चर जल्द ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम टॉपिक वाइज सभी लेक्चर आपको मिलेंगे। आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी बताते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पूरा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसके बारे में बताने वाले हैं। उसका पूरा 2 3 4 5 जो टॉपिक हैं उसको भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले आपको हम ये बता दें, जो भी आपके सेमेस्टर के बुक्स हैं, जैसे आपके 5th सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, उन सभी के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो चुके हैं। सो चाहिए तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए। इसके बाद भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। उसका कमेंट जो आप लोग करते हैं, जो कोई क्वेश्चन आपका होता है, कोई कन्फ्यूजन रहे, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें सोच देख लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें PPC के बारे में पढ़ना है। PPC का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम इस बुक की बात करें, जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ये क्यों आप लोग पढ़ते हैं? जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, स्पेशली आपके जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसका शुरू से लेकर अंत तक जितना भी टोटल खर्चा आता है, जितना भी उसका जितना भी कॉस्ट आता है, इन सब को जोड़कर आपका जो भी मतलब लास्ट में लागत आती है, उसमें मान लीजिए अगर आपके लेबर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक कितनी खर्च हो रही है, कौन सा मशीन पे कितना खर्चा आ रहा है, ये सब जोड़कर एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, यही सब आपको इसमें बताया जाता है। ठीक, तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? उत्पादन प्रबंधन। मतलब जो भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या किस किस रूल्स को फॉलो करना रहता है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, यही सब आपको इस बुक में पढ़ना है। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर आपका PPC पढ़ाया जाएगा। सेकंड, अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसका इंस्पेक्शन भी करना ज़रूरी होता है। इंस्पेक्शन मीन्स होता है निरीक्षण करना। उसके बाद इसका कॉस्ट एस्टिमेशन क्या क्या हो रहा है ये सब पढ़ना रहता है। साथ साथ इसका रिपेयरेंस एंड मेंटेनेंस भी देखना रहता है। मान लीजिए मशीनें वर्क कर रही हैं, धीरे धीरे सब खराब होती जाती हैं, तो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा इस बुक में। उसके बाद आपका लेबर लेजिस्लेशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है। मशीनें वर्क कर रही हैं, कोई प्रोडक्ट बना दे रहे हैं हम लोग, कोई गाड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं अगर, तो ये होता है कि पॉल्यूशंस होती हैं, तो इन सब के बारे में अनेक एक्ट आपके अधिनियम जारी किए गए हैं, वो सब भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। सो आप लोग शुरू से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें आज देखेंगे, आज की इस वीडियो में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता क्या है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना। तो प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो आपका प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, हम आपको बता दें, ये जो भी आपका हम पढ़ाएंगे किसी एक प्रोडक्ट को लेकर पढ़ाएंगे। हम कुछ भी बोलते हैं तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसके उत्पादन में रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, तो उसके बाद इसका वर्क ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम एक प्रोडक्ट को स्पेशली लेकर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो प्रोडक्शन आखिर होता क्या है? जैसे कि प्रोडक्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे पास जितने भी रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे पदार्थ या कच्चे जो माल होते हैं, उनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई लकड़ी वगैरह है, मान लीजिए आप लकड़ी कोई है, ठीक, तो आप सोचते हैं कि इस लकड़ी से हम क्या बना लें, इस लकड़ी से हम अपना कुर्सी बना लें, इस लकड़ी से अपना हम कुर्सी बना लें, इस लकड़ी से हम अपना मेज़ बना लें, या कुछ भी बना लें। तो हम क्या सोचते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि लकड़ी है उसको तुरंत कुर्सी बना देंगे। उसके लिए आप लोग कटाई करेंगे, उसकी नदाई करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, घिसेंगे, तब उसको काट पीट के उसका साइज़ वगैरह सब डिफाइन करके तभी तो आप कुर्सी बना पाएंगे। तो प्रोडक्शन क्या होता है? वही प्रोसेस होता है कि जिसके द्वारा हमारे पास जो उपस्थित रॉ मटेरियल होते हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे किसी प्रोडक्ट के रूप में चेंज करते हैं, तो वही प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन आप लोग एक बार ध्यान से सुनिए, कोई डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से सुन के लिखिएगा, समझाने का पूरा प्रयास आपको जरूर करेंगे। तो प्रोडक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कोई कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक, और मान लीजिए लकड़ी को लेकर हम चल रहे हैं, तो लकड़ी है, हम सोच रहे हैं उससे कुर्सी बना लें, तो कुर्सी बनाने के लिए अनेक हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक, विनिर्माण प्रक्रम जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं,
तो प्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हमारे पास उपस्थित जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करके जब हम उसे अपनी आवश्यकता अनुसार जिसमें परिवर्तित करना चाहते हैं उसमें परिवर्तित कर लेते हैं तो वही प्रोडक्शन कहलाता है। अगर सीधे सीधे बोलना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे पास उपस्थित जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के द्वारा अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे प्रोडक्ट के रूप में चेंज करते हैं, वही आपका प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, मान लीजिए कोई आपके पास किसी भी आयरन का कोई पार्टिकल है, ठीक, आपके घर में वो जंगले वगैरह ग्रिल्स वगैरह सब लगे होते हैं, ठीक, तो अगर रॉड है, मान लीजिए लोहे का अगर आपका रॉड है तो आप जंगले वगैरह ग्रिल्स वगैरह में सीधे लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन क्या होता है कि उसको हम थोड़ा डिज़ाइन आकर्षक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उस पर अनेक प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसमें अनेक प्रकार की मशीनिंग प्रोसेस किए जाते हैं, तो वही सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपके आती हैं। तो आप उसे सीधा टेढ़ा गोल जिस प्रकार भी कर सकते हैं, करते हैं, तो इन्हीं सब को हम लोग प्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। अब सीधा रॉड ही रहेगा तो आपको सिंपल लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसको घुमा के गोलाकार या अन्य शेप में जब आप उसे चेंज कर लेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो वही जब अपनी आवश्यकता के अनुसार आप लोग उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे और अब आपके ज़रूरत के अनुसार जैसा आप उसे चेंज करना चाहते हैं उस रूप में वह चेंज हो जाता है, तो वही आपका प्रोडक्शन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में लकड़ी वगैरह लिख सकते हैं, लोहे की रॉड लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल्स आप लोग सीधे लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको प्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है इसको समझते हैं। अब आपका आगे आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? देखिए, प्रोडक्शन वाला उत्पादन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य करने के पहले आपको एक स्पेशली कोई प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग का अगर हिंदी बात करें तो उसे हम नियोजन लिखते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर प्लानिंग होता क्या है। ठीक, तो मान लीजिए अगर आप लोग कोई वर्क करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका एडमिशन ही कराना है, तो आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए कि हमें इतना पैसा चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मान लीजिए एडमिशन कराने जा रहे हैं, आपका पैसा चाहिए, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये सब चाहिए। तो आप लोग पहले सब कुछ प्लान कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ पे जाकर कोई दिक्कत ना हो और जाके अपना एडमिशन करा लेते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। तो यही कहा जाता है कि प्लानिंग में कि अगर किसी भी वस्तु या मशीन को बनाने के लिए अथवा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम जो भी प्लान करते हैं या जो भी योजना बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कार्य या उस जो मशीन बनाने जाते हैं उसका हम प्लानिंग कहते हैं। किसी भी वस्तु या मशीन को बनाने या किसी कार्य को शुरू करने से पहले हम कोई ना कोई योजना ज़रूर बनाते हैं और वही जो होता है प्लानिंग कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कहीं भी जाते हैं मान लीजिए तो आप प्लान करते हैं कि ये कपड़ा पहनेंगे, इस गाड़ी से जाएंगे, या हमें गाड़ी नहीं मिलेगा, हम निजी गाड़ी से नहीं है तो हम टेम्पो से जाएंगे, या जिससे भी जाना चाहे तो आप लोग एक प्लान करके जाते हैं, तो वो हो गया आपका प्लानिंग। तो आपको प्रोडक्शन समझ में आया, प्लानिंग समझ में आया। प्रोडक्शन में क्या था जो छोटे छोटे कर थे, जैसे कि आपके छोटे छोटे पदार्थ है, छोटे छोटे पदार्थों को जोड़कर हम एक अपना प्रोडक्ट बनाते थे। जैसे लकड़ी है उसको इकट्ठा करके हम उसको कुर्सी बना लेते थे, लोहे की राड है उससे हम अपना घर का ग्रिल वगैरह जंगले में राड लगाने के लिए सब बना लेते हैं, ठीक। और कपड़े है उसका जो धागा है उसको सिलाई करके कपड़ा बना लेते हैं, अपना पहनने लायक होता है। तो था प्रोडक्शन में किस प्रकार प्रोडक्शन करते थे। प्लानिंग समझ में आ गया कि कोई वर्क करने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले हम कोई ना कोई एक योजना ज़रूर बनाते हैं। अब आपको यहाँ से लेकर मान लीजिए लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, दिल्ली, बम्बई कहीं जाना है, तो ये तो है नहीं कि आप लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। प्लान करना पड़ेगा कि किस ट्रेन से जाएँ, कैसे जाएँ, फ्लाइट से जाएँ कि ट्रेन से जाएँ, ये सब आपको सोचना पड़ता है। तो इसी प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आपको कोई ना कोई एक प्लान करना पड़ता है। तो वही जो प्लान होता है उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। अब आपको हम ये बताएं प्लानिंग से क्या होता है कि प्लानिंग से बहुत सारे लाभ भी होते हैं आपके। जैसे कि आपका अब मान लीजिए दिल्ली बम्बई तक जाना है तो इससे हो जाता है कि आपका रास्ते तक जाएंगे तो कितना खर्चा पड़ेगा, ये सब आप लोग देख सकते हैं। रास्ते में जाएंगे क्या खाना है उसका क्या खर्चा आएगा, ये सब आपका पता चल जाता है। तो आपको हम बता दें जो आपका प्लानिंग होता है इसी से ही प्रोडक्शन के लिए कितनी मशीन हम प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं आपको हमने बताया था। तो
वो सब दिल्ली मुंबई हो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया था। बट आप लोग सबसे पहले इसको समझिए, जो प्लानिंग होता है इसी से ही आपको ये पता चलता है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक। तो जो प्लानिंग होता है इसी से ही आपको पता चलता है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक, कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें आपका टाइम कितना लगेगा। तो प्लानिंग से ही आपको ये पता चलता है कि आपके कौन कौन से रिसोर्स लगेंगे और इसके लिए आपका टोटल टाइम कितना लगेगा, और इसका अगर बन जाएगा तो इसका मतलब जो गुण होता है वो कैसा होगा, इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें आवश्यक कॉस्ट कितनी लगेगी, इन सब का भी अनुमान हम प्लानिंग के द्वारा लगाते हैं। तो आप लोग आसानी से, हमेशा आपको बताए हैं, आप लोग आसानी से सुनकर पूरा इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो प्लानिंग भी समझ में आ गया होगा, प्रोडक्शन भी आपको बता दिया। अब आगे आपका आता है कंट्रोल, ठीक। तो कंट्रोल को देख लेते हैं हम। अब मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया, प्लानिंग हो गया, उसके बाद कंट्रोल तो आता ही है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखिए बताते हैं आपको। अब आप कोई प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को आप लोग बना रहे हैं, अभी डिफिनेशन आपको लास्ट में हम बता देते हैं कैसे लिखना है, क्या करना है, आप बस अभी समझिए एग्जांपल के तौर पे। आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक, तो आप लोग उसकी प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है, उसमें अनेक वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके कंट्रोलर लोग भी होते हैं, कंट्रोलरों की भी आपकी ज्वाइनिंग की जाती है उसमें। वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बन रहा है, मान लीजिए आपके बड़े बड़े मान लीजिए रेल के डिब्बे बन रहे हैं या कुछ भी बन रहे हैं कंपनी में, या आपके रेल के एक्सल्स पहिए वगैरह ये सब बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो ये चेक करते हैं कि कार्य किस प्रोसेस पे चल रहा है, कार्य आपका रेगुलर हो रहा है, उसमें क्या कमियां हो रही हैं, कौन सा वर्क कैसा काम कर रहा है, ये सब देखने के लिए उसमें आपके कंट्रोलर लोग होते हैं, ठीक। तो कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, जो कंट्रोलर होता है उसका अर्थ यह होता है कि किसी कार्य की प्रगति को जानने के लिए जो आपका कंट्रोल तंत्र होता है या कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, उसकी मदद से सभी संबंधित प्रोसेस का देख रेख करना ही नियंत्रण कहलाता है। ध्यान सुनिए, किसी प्रगति की, किसी कार्य की प्रगति मतलब ये होता है आपका मान लीजिए रेल का डिब्बा बन रहा है, ध्यान से सुनिए, रेल का डिब्बा बन रहा है, मान लीजिए सब काम उसका हो रहा है, ठीक। तो अब मान लीजिए ये तो है नहीं कि हम आपके घर का एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपका कोई घर बन रहा है, ठीक। तो अब देखने तो आप लोग आएंगे ही, आपके मान लीजिए आप नहीं आएंगे, आपके पापा वगैरह जो कुछ भी सब लोग आएंगे देखने कि हाँ मान लीजिए काम तो किया जा रहा है लेकिन काम स्लो हो रहा है या काम तेज़ी से हो रहा है, कौन सा लेबर आपका बैठा हुआ है, कौन सा वर्क कर रहा है, ये तो देखने आप लोग आएंगे ही। तो उसी प्रकार से जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, अगर उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उनके कार्य की प्रगति को देखने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपके वहाँ पे रखे गए होते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म, अर्थात नियंत्रण तंत्र रहते हैं, ठीक। उसमें भी आपके वो भी आदमी ही होते हैं। तो उन सब की प्रगति को देखने के लिए, कार्य की प्रगति को देखने के लिए जितने भी प्रक्रमों का देख रेख करना होता है वही नियंत्रण कहलाता है। आप वर्क कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करवा रहे हैं, अब कोई लेबर बैठा हुआ है तो आपका वर्क श्योर है लेट होगा। अब इसी प्रकार से जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना वर्क करती हैं, अगर एक सेकेंड, अगर मान लीजिए एक दिन में वह 10 प्रोडक्ट, मान लीजिए वो एक दिन में अपना 10 प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक, और उसको देना है टाइम, मान लीजिए 20 दिन में उनको देना है, ठीक, और रोज़ आपका 5 घंटे काम हो रहा है, रोज़ आपका कितना घंटे, 5 घंटे आपका काम किया जा रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन मान लीजिए लेबर ज़्यादा काम कर दिए, दूसरे दिन सब स्लो हो गए, तीसरे दिन फिर किए, फिर स्लो हो गए, ऐसे करते जाएंगे तो रोज़ रोज़ अगर 1-2 घंटा लेट होता जाएगा तो यह लगभग जो 20 दिन में देना था इसको कंप्लीट करने में आपका 21 दिन लग जाएगा, जबकि आपको टोटल खर्चा 20 दिन में ही देना था। अब आपका यहाँ पे 21वें दिन मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, लेबर वही है, काम वैसे हुआ, लेकिन क्या किए, सब अपना 1 घंटा 2 घंटा लेट किए, इस वजह से लेट हुआ। तो इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए, इन्हीं सबके वर्क को देखने के लिए कि कार्य आपका कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कि कौन क्या कर रहा है, एक कंट्रोल तंत्र आपके लगाए जाते हैं जो यही सब देखते रहते हैं। तो आपको ये सब आता है कंट्रोल के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कंट्रोल होता है वह किसी कार्य की प्रगति को जानने के लिए नियंत्रण तंत्र की मदद से सभी संबंधित प्रक्रमों की देखरेख करना ही आपका कंट्रोल कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे आपका हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आगे आपके दो ज्ञाता थे, विद्वान थे, जिन्होंने आपके पीपीसी को डिफाइन किया है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को एक साथ डिफाइन किया है, जो थे अल्फ्रेड एंड बेटी, अल्फ्रेड एंड बेटी।
देखिए, आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को डिफ़ाइन कीजिए, तो आप लोग इस डेफ़िनेशन को ज़रूर लिखिएगा अल्फ्रेड एंड बेट्टी के अनुसार। तो अल्फ्रेड एंड बेट्टी जो 2 विद्वान थे, इन्होंने डिफ़ाइन किया था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन किया था। इन्होंने बताया था इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के आपके अभी आगे मिलेंगे, आपको हम बताएँगे। इसमें आपका आता है प्लानिंग, इसमें आपका आता है राउटिंग, इसमें आपका आता है शेड्यूलिंग, इसमें आपका आता है डिस्पैचिंग, उसके बाद आपका फॉलोअप फंक्शंस, अनेक प्रकार के इसमें फंक्शन को लेकर इन्होंने डिफाइन किया था। तो इसका सिंपली हम आपको एक हिंदी डिफिनेशन बता देते हैं, आप लोग इसको सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इन दोनों ने ये डिफाइन किया था कि जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड जो कंट्रोल होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि नियोजन, पथ निर्धारण, अनुसूचना, प्रेषण तथा अनुसरण आदि क्रियाएं आती हैं। जो आपको हमने बताया, इन्होंने डिफाइन किया था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के अंतर्गत आपके प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप फंक्शंस आते हैं, जिसको इस प्रकार से हम लोग संग्रहित करते हैं कि पदार्थों का जो आवागमन रहे, मशीनों का परफॉर्मेंस रहे, उनका लगने वाला क्वांटिटी जो रहे, टाइम रहे और स्थान के अनुसार सब एक साथ संगठित हो सकें। इसको हम बता देते हैं आपको, आप लोग अच्छा नोट डाउन भी कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। तो आपके अल्फ्रेड एंड बेट्टी ने क्या बताया था कि इसके अंतर्गत आपके नियोजन मतलब प्लानिंग, ठीक, उसके बाद पथ निर्धारण मतलब आपके क्या होते हैं रूटिंग, अनुसूचना, प्रेषण, अनुसार की क्रियाएं आती हैं, जिसको इस प्रकार संगठित किया जाता है कि जो पदार्थों का आवागमन रहे, मशीनों की जो परफॉर्मेंस रहे, श्रमिकों के जो क्रियाकलाप रहें, इन सब को गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर निर्देशित किया जा सके और उसे एक जगह समन्वित किया जा सके। ये हो गया आपका अल्फ्रेड एंड बेट्टी के अनुसार पीपीसी को डिफाइन करना। अब आगे हम देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। चलिए आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी में क्या है, सबसे पहले तो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें 3M, ध्यान से सुनिए, 3M का बहुत ही अहम रोल होता है। 3M के बिना आपका प्रोडक्शन संभव नहीं होता। 3M का मतलब होता है कि आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग ऐसे लिखेंगे एग्जाम में तो बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग पाएंगे। फर्स्ट एम का यहाँ पे मतलब होता है मशीन, फर्स्ट में एम का मतलब आपका होता है मशीन, सेकंड एम का मतलब होता है मटेरियल एंड थर्ड एम का मतलब होता है मैन। मतलब मशीन, मनुष्य और आपका क्या है मटेरियल, इन तीनों के बिना प्रोडक्शन कर पाना संभव नहीं है। अगर ये तीनों नहीं रहेंगे, कोई भी कमी अगर आपकी मान लीजिए मैन है, आदमी है, मशीन मटेरियल नहीं है तो क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। मान लीजिए मशीन मटेरियल रह के क्या करेंगे, जब आदमी नहीं रहेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो इन तीनों के बिना आपका प्रोडक्शन हो पाना संभव नहीं होता है। अतः किसी भी उद्योग, चाहे वह आपका सार्वजनिक हो, चाहे वह आपका पब्लिक क्षेत्र का रहे, चाहे वह आपके निजी क्षेत्र का रहे, इसको चलाने के लिए, उसमें तेज़ी से वृद्धि करने के लिए आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होना जरूरी है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल तो होगा ही होगा, कब होगा, जब आपके उसमें 3M अवेलेबल रहेंगे तब, मतलब मशीन, मटेरियल एंड मैन उसमें उपस्थित रहेंगे, तभी आपका प्रोडक्शन कर पाना संभव रहेगा। और इसी को देखते हुए इसके कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपको हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, लिखते हुए चलिएगा। और जो 3M के बारे में हमने आपको बताया था उसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, आपको बताते जाएंगे, स्क्रीन पर लिखते जाएंगे, आप लोग फिर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके जितने भी रिसोर्स लगाए गए हैं, चाहे वो मशीन रहे, लेबर रहे, कुछ भी रहे आपका, उनका अच्छी प्रकार से आप लोग प्रभावी उपयोग करेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छी प्रकार से बन पाएगा। सेकंड पॉइंट आपका इसमें ये आता है कि यह भी सुनिश्चित कर लेना कि जो आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वह प्रोडक्ट जो है सही टाइम पे बने और उसकी जो क्वालिटी रहे वह अच्छी प्रकार की रहे। ये नहीं कि आपका मान लीजिए 2 घंटे में तैयार करना है, उसको आपको बनाने में 3 घंटे लग जाएँ, 4 घंटे लग जाएँ, ऐसा नहीं करना है। टाइम के अकॉर्डिंग ही, टाइम रहते ही आपको सब कंप्लीट कर लेना है। थर्ड, प्रोडक्शन सूची तैयार करना। अब कोई भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये तो है नहीं डायरेक्ट बनाएंगे, उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, उसकी कास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक सूची तैयार कर लेना कि हमारी कास्ट कितनी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसका टोटल खर्चा कितना आएगा, ये सब आपको देखना पड़ता है। थर्ड आपका है कि फोर्थ है आपका आपातकालीन स्थिति में उत्पादन के अन्य विकल्प सुझाना। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अचानक कोई मशीन काम करना बंद कर दी,
लेबर कोई बीमार पड़ेगा, तो उस स्थिति में आपको एक्स्ट्रा कुछ रख लेना चाहिए, कोई विकल्प आपके पास रहना चाहिए कि आपका काम रुके ना, भले ही मशीन ख़राब हो जाए आप लोग दूसरा यूज करें। तो ये सब आपको पहले से रखना चाहिए कि अगर अचानक कोई घटना हो जाती है उस स्थिति में दूसरा कोई अवेलेबल रहे जो कार्य कर सकें। पांचवा ये है कि आपका लक्ष्य को निर्धारित करना तथा इसके सापेक्ष परफॉर्मेंस की जांच करना। आपका एक लक्ष्य हो जाना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है इस टाइम तक हो जाना चाहिए, उसके लिए आप लोग लक्ष्य निर्धारित कीजिए और ये चेक कीजिए कि उसकी अब परफॉर्मेंस क्या है, वर्कर आप लोग अपना काम कर कैसे रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिक्स्थ आपका आता है विभिन्न विभागों की प्रोडक्शन गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। जैसे कि अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट बन रहा है तो सबसे पहले उसकी कटिंग जहाँ हो रही है उसका विभाग अलग रहना चाहिए, उसकी बिल्डिंग जहाँ हो रही है उसका विभाग अलग होना चाहिए, मशीनिंग प्रोसेस अन्य बहुत सारे हो रहे हैं, मशीन पे जा रहा है उसका विभाग, मतलब जब सभी विभाग अलग अलग रहेंगे तो सभी विभाग को केवल एक ही काम करना पड़ेगा, टाइम आपका कम लगेगा और प्रोडक्ट आपके जल्दी जल्दी तैयार होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति रहे, वो मशीनिंग प्रोसेस पे रहे, बिल्डिंग पे भी वही रहे, मोल्डिंग पे भी वही रहे, तो ऐसे ऐसे उसको यहाँ से उठ के फिर वहाँ जाना पड़ेगा, दूसरी मशीन तीसरी मशीन, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सभी विभाग में अलग अलग लोगों को रखना चाहिए, उनकी क्या क्या गतिविधियाँ, इन सबको भी ध्यान देना जरूरी होता है। ओके, तो आपके ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं कि काम में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी वर्कर रहे हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए मैक्सिमम, और कार्य आपका अच्छा होना चाहिए, ये सब भी आपके इसमें आते हैं। इस प्रकार से हम सीधे कह सकते हैं, इस प्रकार से हम ये सीधे कह सकते हैं कि जो पीपीसी होता है, जो पीपीसी होता है इसका मुख्य उद्देश्य आपका यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें बनाना है तो उसे कैसे बनाना है, कब बनाना है और कहाँ बनाना है, इन सब को भी निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है आपका पीपीसी के द्वारा। कोई भी प्रोडक्ट हमें कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको निर्देश देने के लिए भी आपके पीपीसी का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। अब आइए हम आगे आपके देखेंगे इसके क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं पीपीसी पे, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करेंगे, इन सबको अब अगला टॉपिक में हम देखते हैं। तो जो अफेक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है बाजार का पूर्वानुमान। अब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपने बना लिया है तो अब बाज़ार में उसकी क्या डिमांड है, कैसा उसका बिक्री हो रहा है, ये सब भी देखना ज़रूरी होता है। ये तो है नहीं कि अब मान लीजिए आप मान लीजिए कोई पेन खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को जो पेन अच्छा लगता है वही खरीदते होंगे। आपका अनेक प्रकार के राइटोमीटर्स होते हैं, लिंक्स कंपनी होती हैं, अल्फाक्स, तमाम प्रकार की पेनें होती हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वही आप लोग खरीदते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट है ये भी इसी प्रकार से कुछ होता है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कोई आपका साबुन वगैरह हो गया, कि आपका डव हो गया, लक्स हो गया, ये सब होते हैं तो मैक्सिमम कौन सा बिकता है, जिसकी डिमांड होती है। इसी प्रकार से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, अपना लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो आप लोग पहले देखेंगे, पहले कम प्रोडक्ट बनाएंगे आप लोग, उसके बाद उसको मार्केट में भेजेंगे, देखेंगे कि उसका बिक्री रेट कैसा है, अधिक है या कम है। जब अधिक रहेगा तो आप लोग मैक्सिमम अधिक मात्रा में आप लोग अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये पहला इफेक्ट यही होता है, अफेक्टिंग पीपीसी पे यही होता है कि बाज़ार का पूर्वानुमान होना ज़रूरी होता है। इसमें आपका ये होता है कि यह जो होता है, जो भी प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं उसका जो मांग होता है, डिमांड होता है, वह भविष्य में यह संकेत देता है कि आपकी फैक्ट्री जो है, जो प्रोडक्ट बना रही है, वह ऊपर जा रहा है या कम जा रहा है, मतलब लो जा रही है, मतलब लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। डिमांड अधिक होगा तो प्रॉफिट में जाएगी, पता चला 10 प्रोडक्ट आपका मार्केट में आया है, 2 ही बिका पूरे 1 साल में या 1 दिन में, और आपको 2 दिन में सब बेचना है, तो इस प्रकार से आप लॉस में जाएंगे। तो आपको बाज़ार का जो पूर्वानुमान है, बाज़ार में प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, इसका भली भांति पूरी जानकारी होना चाहिए। इसी के अनुसार ही आपको अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें आपका जो कुछ भी खर्च है उसको अच्छी प्रकार से देना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आप लोग बाज़ार में उसको कम मात्रा ही भेजें, जिससे लोगों को पता चल सके कि इसकी क्या डिमांड आपकी मार्केट में हो रही है। मान लीजिए कोई भी आप प्रोडक्ट बनाएं, आज कोई व्यक्ति लेकर गया, वह 10 लोगों को बताएगा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा, 10 लोगों को बताएगा तो 10 लोग आएंगे उसको लेने, नहीं रहेगा तो भाई लॉस में जाएंगे ही जाएंगे आप लोग। सेकंड आपका आता है इसमें बिक्री आदेश। ये सब पॉइंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग अगर इसके बारे में डिफाइन ना करें, ऐसे ही लिखते हैं तो भी आपका चलेगा। सेकंड आपका आता है इसमें बिक्री आदेश। देखिए,
हमने आपको जो बता दिया बाजार का पूर्वानुमान, उसी से रिलेटेड आपका बिक्री आदेश भी है। इसमें क्या होता है कि बिक्री आदेश जो होता है, यह क्या करता है कि जो आपके कस्टमर रहते हैं, जो आपके कस्टमर रहते हैं वो लोग, आप मान लीजिए आपके मार्केट पे आते हैं, आपके दुकान पे आते हैं, कोई प्रोडक्ट लेके गए, उनको अच्छा लगा तो वो कल फिर आएंगे, 2-4 लोगों को भी बताएंगे आपके बारे में। तो इससे क्या होता है कि जो बिक्री आदेश होता है, क्या करता है कि ग्राहक के आर्डर को फिर से लिखता है, ग्राहक के आर्डर को फिर से लिखता है, जो यह निर्दिष्ट करता है कि क्या खरीदा गया, क्या आपका खरीदना चाहता है वह कस्टमर आपका, कि वह क्या कितना कितना खरीदा है और फिर क्या खरीदना चाहता है। और उसके बाद ये भी आपको वह आके बताता है कि उसमें क्या कमियां हैं। वह आपका कोई साबुन है जल्दी गल रहा है, कोई है वह मान लीजिए बॉडी पे रूखापन आ रहा है, तो बॉडी पे इसी प्रकार से प्रोडक्ट में भी होता है कि यह वर्क कम कर रहा है या अच्छे प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, तो वह आता है, ऑर्डर भी लिखा के जाता है और कमियां भी बता के जाता है आपको, जिससे कि अब मान लीजिए उसके बाद दुकानदार को बताया, दुकानदार फैक्ट्री वालों को बताएगा, तो फैक्ट्री वाले उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे कि यह कमियां हो क्यों रही हैं। तो यह आपका बिक्री आदेश में आता है। थर्ड आपका इसमें आता है लोड चार्ट, तो इसको देखते हैं। थर्ड आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट आपकी होती है, एक मानक प्रक्रिया शीट होती है। ये क्या होती है, मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो सभी मशीनों का एक निश्चित रेट होता है। रेट का मतलब ये नहीं कि उसका 5 लाख 20 लाख ऐसा रेट नहीं, रेटिंग होती है। जैसे आप लोग रेटिंग करते हैं 5 स्टार रेटिंग, 4.6, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार रेटिंग करते हैं, उसी प्रकार से सभी मशीनों की भी एक रेटिंग होती है कि इसका रेटिंग 4.6 है, मशीन अच्छा वर्क कर रही है, इसका रेटिंग 2.4 है, वर्क ख़राब कर रही है। तो इस प्रकार से सभी की रेटिंग बनी होती है। तो इससे क्या होता है कि जब कंपनी में वर्कर रहते हैं या जो मालिक होते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड शीट बनाई जाती है, इसका मेन मोटिव मालिक के द्वारा ही होता है, वही इसको तैयार करता है। जो बड़ा इंजीनियर होता है वही मालिक आपका अगर हो गया है तो वही इसका पूरा प्रक्रिया को देखता है, ठीक। तो ये क्या करता है कि यदि कोई मशीन खराब या टूटने की स्थिति में हो जाती है, आ जाती है, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन इसी सीट में आपका किया जाता है और उसको टाइम रहते ही बदल दिया जाता है, जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वह खराब होने से बच जाता है। उसके बाद आपका इसी में आपका एक आता है लोड चार्ट, ये सब अफेक्ट करते हैं आपके पीपीसी को। फिर आपका इसमें आता है लोड चार्ट। अब लोड चार्ट क्या होता है, ये जो आपके लोड चार्ट बनाए जाते हैं, अब ये तो है नहीं कि हम बस सब मशीनों से अपने दिमाग में कितना रखेंगे, तो एक लोड चार्ट बनाया जाता है। लोड चार्ट क्या होता है कि ये होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके वर्क कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, उन सब का एक केंद्र होता है, ठीक, सभी का एक जगह लिंक होता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं कि ये प्रत्येक जो कार्य करते हैं वह केंद्र या मशीन के लिए तैयार किए जाते हैं, तथा क्या होता है इस लोड चार्ट्स में ही, इस लोड चार्ट्स में ही जो आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होते हैं, ये सब आपके डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि लोड चार्ट्स मतलब क्या हो गया आपको हम बता देते हैं। इन सभी का, सभी मशीनों का एक कहीं ना कहीं केंद्र, एक लिंक निश्चित किया जाता है आपकी फैक्ट्री में ही, और उन्हीं का इफेक्ट अगर वो मान लीजिए कहीं से कोई लिंक अलग हुआ, आप लोग टर्म में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर एक भी कहीं पे फेल हुआ तो आपकी मशीन जो है कार्य करना बंद कर देंगी। तो इन सब का हम इसमें लोड चार्ट्स में आपके अनेक प्रकार के ऐसे रेखाएं बनी रहती हैं, डायग्राम ऊपर नीचे, इन सब के कार्य की स्थिति को भी इसी चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड, ये भी इफेक्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट आपका इसमें आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड, इसको देख लेते हैं आखिर प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड आपका क्या होता है। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है आपकी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट आपका बनाया जा रहा है, देखिए बार बार प्रोडक्ट ही आपको इसमें सुनने को मिलेगा, क्योंकि कुछ भी बनाएंगे तो एक प्रोडक्ट को लेकर ही उसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्पेशली एक टाइम होता है उस पर यह प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड निर्भर होता है। अगर आप लोग कोई भी वर्क अगर प्लानिंग के अनुसार करते हैं तो वह एक्यूरेट टाइम पे और अच्छी प्रकार से होता है। और ये जैसे कि आप लोग अपनी स्टडी ही मान लें, आप लोग अपनी स्टडी ही करते हैं, तो क्या होता है अगर आप लोग टाइम से अपना स्टडी करते हैं, मान लीजिए एग्जाम आपका जनवरी फरवरी जिसमें भी हो, अगर आप लोग अभी से स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे तो कहेंगे हाँ 15 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में ये समाप्त कर लेंगे। अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम आपके ऊपर लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी वर्क कंपनी में एक प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड के द्वारा किया जाता है, जिससे आप लोगों का टाइम भी कम लगता है और प्रोडक्ट भी अच्छे प्रकार से बन जाता है। तो आज हमने आपको क्या क्या बता दिया, पीपीसी बताया, उसके फैक्टर्स को बताया और उसके ऑब्जेक्टिव को बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ जो भी फंक्शंस हैं इन सबको बताया जाएगा। इसके पहले आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा।